तो देखो बच्चों, हम लोग ने कहाँ शुरू किया था, थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा था। थेवेनिन प्रमेय के बारे में मैंने पूरा बताया था पिछले लेक्चर में। उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने एक जाल मारा था, जिसमें यहाँ पर Z1, Z2, Z3 और ये ZS, ये S मेरा तीन के जैसे दिखते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन हो। इधर से बैटरी E मानी, इधर हमारा लोड लगा हुआ ZR, इस लोड में हमने धारा IR मानी है और बैटरी हमारी धारा IS दे रही है ना। ये हमने इतना माना था, ठीक है। तुम लोग बाकी लोग सब अपने इक्वेशन मिला लेना, थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, थ्योरी पहले से लिखी हुई है वही रहेगी, इक्वेशन मिलाते हुए चलना। तो देखो IS इतनी ये धारा बैटरी से निकल रही है, तो कितनी धारा देगी, ओम के नियम से हमने निकाला था V/R होता है। तो V कितना है यहाँ पर, E और टोटल R इस बैटरी को कितना दिख रहा है, देखो ZS Z1 श्रेणी में है, तो ZS प्लस Z1 इन दोनों के श्रेणी के आगे ये Z2 ZR तो श्रेणी में है, तो इसको Z2 ZR प्लस कर दिया, और ये दोनों मिलके इसके समांतर में है, तो ये इसका समांतर क्रम का इतना हो गया, और ये पूरा समांतर इनके साथ श्रेणी में है, तो यहाँ प्लस आ गया, तो ये हो गया ZS प्लस Z1 प्लस Z2 ZR इंटू Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस ZR। तुम लोगों से एक साथ नए निकले, मुझे तो देख के पता लग जाता है, नए निकले तो तुम एक एक करके निकालना। देखो ये और ये श्रेणी में है, तो Z2 प्लस ZR लिख लेना पहले, फिर ये और ये समांतर में है, तो इन दोनों को योग करके बन जाएगा रेजिस्टेंस, वो फिर इनके साथ समान श्रेणी में आ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, फिर ये इतना आ जाएगा। तुम लोग स्टेप करके भी निकाल सकते हो, बाकी सीधा निकाल लो तो अच्छी बात है। तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने लिखाया था कि समांतर क्रम में लगी हुई प्रतिबाधाओं में बहने वाली धाराओं का अनुपात उन प्रतिबाधाओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो ये शाखा थी है, ये एक शाखा है, ये समांतर में है दोनों, ये शाखा इसके समांतर में है, इसमें धारा IR जा रही है, इसमें धारा IS माइनस IR जाएगी, क्यों, क्योंकि IS आई थी और IR इधर चली गई, इसमें चली गई IR, तो बची हुई कितनी बची, IS माइनस IR। तो IS माइनस IR और इस IR का रेशियो किसके बराबर होगा, इसमें लगी हुई प्रतिबाधा और इसमें लगी हुई प्रतिबाधाओं के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो IS माइनस IR बटे IR लिखा मैंने, IS माइनस IR बटे IR, ये है पहली भुजा। तो पहली भुजा की प्रतिबाधा नीचे आ गई, इसके व्युत्क्रमानुपाती करना था तो विपरीत आ गई। IR में क्या लगी है, Z2 और ZR, तो Z2 प्लस ZR ऊपर आ गई। इससे करके हमने गुणा भाग करेंगे तो IR निकाला था, तो यहाँ पर आएगा Z3 IS बटे Z2 प्लस Z3 प्लस ZR, ठीक है, ये आ गया IR। इसके बाद मैंने लिखाया था समीकरण 2 में IS का मान समीकरण 1 से रखने पर, ऐसा कुछ लिखवाया था। तो फिर हमने इसमें IS का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में यहाँ रख दिया। तो IS का मान क्या था हमारा, E बटे ZS, ये देखो S मेरा 3 के जैसा दिखता है, इसको मैं इसलिए ऐसा लिख देता हूँ S, ZS प्लस Z1 प्लस ये जितना था इसको मैंने यहाँ ले आया था, यहाँ ले आया, यहाँ पर इसका मैंने क्या किया, लघुत्तम ले लिया, तो ये लघुत्तम आ गया, इसको गुणा किया इससे, ये लघुत्तम लोगे तो ये इससे गुणा होगा, यहाँ गुणा हुआ, प्लस ये इससे ये कट गया, ठीक है, तो बचा कितना E इंटू Z3, इधर क्या बचा ZS प्लस Z1, Z2 प्लस Z3 प्लस ZR प्लस Z2 प्लस ZR इंटू Z3, ये समीकरण 3 आया था। बच्चों इसको चेक कर लो एक बार, ये समीकरण 3 आया था, कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो मुझसे, मैं एक बार रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ। तो इससे आगे करते हैं हम, देखो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं IR बराबर, यहाँ तक कल आ गया था हमारा, कल से इतना इक्वेशन आया था, इसको अब हम आगे सोल्व करते हैं। इसके लिए
जेड आर, ठीक है। आगे ये जेड थ्री इसमें गुणा हो जाएगा प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड आर, ठीक है। अब देखो हमारे पास जेड आर कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। तो इस जेड आर को हम कॉमन लेते हैं, एक जगह करेंगे हम, आई आर बराबर ई जेड थ्री बटे, मैं सबसे पहले जेड आर को कॉमन ले रहा हूँ, जेड आर, इसमें से जेड आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा जेड एस, इसमें से जेड आर कॉमन लेंगे तो बचेगा जेड वन, इसमें से कॉमन लेंगे तो बचेगा जेड थ्री, ठीक है। ये बचा, और बाकी देखो बाकी चीज क्या बची हमारी, बाकी चीजों को अब एक साथ लिखो, जेड टू जेड एस प्लस जेड थ्री जेड एस, ये प्लस जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री, ठीक है, प्लस जेड टू जेड थ्री। चेक करना सही गुणा हुआ है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये ई जेड थ्री, ये तो ऊपर चल रहा है ना हमारा, यहाँ से ई जेड थ्री, जेड के नीचे थ्री है, तो फिर आपने जेड हाँ ऊपर तो जेड टू प्लस जेड टू प्लस जेड आर ही तो था, ऊपर जेड टू था से जेड टू प्लस, ये यहाँ पर जेड टू प्लस जेड आर है, और इनटू में से जेड थ्री है, ऊपर भी था, हाँ ऊपर भी था जेड टू प्लस जेड आर। पता नहीं लग रहा कहाँ क्या बोल रही हो, ठीक है देखते हैं, कहीं गलती होगी तो बाद में देख लेंगे, चलते हैं आगे, आगे बढ़ाते हैं इसको, गलती होगी तो पता लग जाएगा। इसमें से आई आर ई जेड थ्री, यहाँ से मैं इसमें से जेड टू है, ये जेड टू है, ये जेड टू, इसको कॉमन लेता हूँ, जेड आर जेड एस प्लस जेड वन प्लस जेड थ्री प्लस ये जेड टू कॉमन ले लेते हैं, जेड टू कॉमन लिया, जेड एस बचा, इसमें से जेड टू आ गया, यहाँ जेड टू है, यहाँ जेड टू है, तो ये जेड वन, इससे लेंगे तो ये जेड थ्री, ठीक है। अब बाकी क्या बचा, ये ले लिया हमने, ये ले लिया, ये ले लिया, अब इसमें से बाकी बचा है हमारा जेड थ्री कॉमन ले लेते हैं, इसमें से जेड थ्री कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा जेड वन प्लस जेड एस, ठीक है, इतना आएगा, नोट डाउन करते जाओ साथ साथ में। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ऐसा क्योंकि हमने जेड आर अलग लेना था, और इसमें जेड टू कॉमन लेने के बाद देखो ये और ये एक जैसा चीज है ना, तो ये आई आर बराबर क्या आ गया, ई जेड थ्री, ये दोनों में है, इसको कॉमन ले लो, इसके बाद जेड वन प्लस जेड एस प्लस जेड थ्री, ऐसे लिख देता हूँ, ये कॉमन आ गया पूरा, तो यहाँ क्या बचा जेड आर प्लस जेड टू, ठीक है। और ये चीज अगर मैं इससे भी कॉमन लेना चाहूँ तो ये इसके भाग में चली जाएगी, तो प्लस जेड थ्री गुणा जेड वन प्लस जेड एस, इसका डिवाइड में आ जाएगा ये जेड एस प्लस जेड वन प्लस जेड थ्री, ठीक है, ये आ जाएगी, इसको इक्वेशन दो नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 2, यहाँ भी एक देके चलो तुम बीच में, ये इक्वेशन होगी तुम्हारी 4, इसको दो इक्वेशन नंबर 5, इसको इक्वेशन 5 दो, ठीक है, इसको 4 इसको 5 दो, यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करते हैं हम,
प्रतिबाधा कब नापी जाएगी? जब समस्त ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो मतलब ये स्रोत हट जाएगा यहाँ से, आगे डायग्राम बनाना बच्चों ऐसा, और हम प्रतिबाधा नापेंगे इन टर्मिनलों के बीच में। यही हमारा स्टेटमेंट था। इसको हम बोलते हैं ZEQ, और हमारा ये स्रोत हट जाता है तो यहाँ पर हम नापेंगे ZEQ इधर से। तो ZEQ हमारा कितना आएगा? देखो यहाँ हमारा है Z, ये सब धारा मत दिखाना, धाराएं हट जाएंगी, खाली बिना धाराओं का ये सर्किट बनेगा, क्योंकि हमने विद्युत स्रोत हटा दिया, लोड हटा दिया। ए व बी के बीच में हमें प्रतिबाधा नापनी है, क्योंकि हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट ही ये था। तो हम ZEQ नापते हैं। ZEQ कितना होगा? इधर से चलते हैं हम, तो सबसे पहले आता है Z2, तो मैंने लिखा Z2 प्लस इसके श्रेणी क्रम में ये सर्किट लगा है, तो यहाँ पर Z1 व ZS दोनों श्रेणी में है, तथा ये Z1 ZS इस Z3 के समांतर क्रम में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये हो जाएगा Z3 गुणा Z1 ZS श्रेणी में है, तो Z1 प्लस ZS डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z3 प्लस ZS, ये होगा हमारा ZEQ। इसको समीकरण देते हैं हम नंबर 6, ठीक है। ये आया हमारा समीकरण 6, ये फिगर बनाना। अब इसमें अगला था हमारा इन टर्मिनलों के मध्य हमें क्या नापना होगा? वोल्टेज नापना होगा, जिसको हम बोलेंगे EEQ। इन टर्मिनलों के मध्य नापेंगे, तो वोल्टेज नापते वक्त हमारा विद्युत स्रोत रहेगा यहाँ, ठीक है। ये E, ये विद्युत स्रोत के कारण इन टर्मिनलों ए व बी के ऊपर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसको हम बोलेंगे EEQ। ये फिगर बनाना साथ में। तो देखो मैं लिखवा दूंगा, ये EEQ नापना है। तो देखो यहाँ से जब कोई धारा निकलेगी, अब जो धारा निकलेगी वो इधर आएगी, यहाँ जाएगी, इसके बाद इधर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये खुला है, आगे से कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है, प्रतिबाधा है ही नहीं, तो ये जा नहीं सकती। तो ये जितनी धारा इधर से आएगी वो सारी इसमें जाएगी, तो मतलब इस Z2 में कुछ भी नहीं जाएगा। तो बेसिकली Z2 में कुछ जा ही नहीं रहा, तो Z2 को हम ये मानेंगे कि ये है ही नहीं। तो ये A B पे जो विभवांतर आएगा वो इस Z3 के अक्रॉस जितना विभवांतर आएगा उतना होगा। तो इसके अंदर विभवांतर कैसे निकालेंगे? Z3 के अक्रॉस विभवांतर कैसे निकालेंगे? मैं लिखवाता हूँ इसको, थोड़ा लिखो। प्रतिबाधा ZEQ, लिखना चालू करो। प्रतिबाधा ZEQ निर्गत टर्मिनल ए व बी के मध्य, निर्गत टर्मिनल ए व बी के मध्य नापी गई प्रतिबाधा है, नापी गई प्रतिबाधा है, जबकि समस्त विद्युत स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, ठीक है। इसके बाद लिखो विद्युत विभवांतर E स्मॉल EQ, ऐसे विद्युत विभवांतर EEQ टर्मिनल A व B के बीच नापा गया विद्युत विभव है जब टर्मिनल A व B खुले हों, ठीक है। टर्मिनल A व B खुले हों, तो मतलब A व B खुले हैं, तब जो नापा गया विद्युत विभवांतर होगा उसको हम
होगा। तो इसमें लिख सकते हैं चूंकि टर्मिनल ए व बी खुले हैं, चूंकि टर्मिनल ए व बी खुले हैं, इसलिए Z2 में Z2 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः ए व बी के मध्य नापा गया विभवांतर उतना ही होगा जितना विभवांतर प्रतिबाधा Z3 के सिरों पर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो Z2 में कोई धारा जा नहीं रही, तो इसलिए इसमें कुछ विभव पता नहीं होगा। तो Z2 से पहले क्या है, Z3 है ना, तो इसलिए A व B के बीच जितना विभव होगा उतना ही होगा जितना Z3 पे होगा, क्योंकि Z2 में कोई धारा नहीं दे रहा, तो Z2 बेसिकली है ही नहीं ऐसा। तो अब हमें इस Z3 के अक्रॉस कितना विभव होगा वो निकालना है। तो विभव कितना होगा बच्चों, इसमें विभव उतना होगा जितना इसमें धारा जाए। विभव का मान क्या होता है, एक बार नोट मत करना, V बराबर क्या होता है हमारा IR, है ना, V बराबर IR होता है, और R हमारा यहाँ पर कितना है, Z3 है। तो Z3 में जो धारा जाएगी उसको अगर हम इससे गुणा कर दें तो हमें विभव मिल जाएगा, इसके अक्रॉस, इस Z3 के अक्रॉस, और वो होगा हमारा EQ के बराबर। तो पहली बात, हमें Z3 में कितनी धारा जा रही है वो हमें ज्ञात नहीं है, तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम देखो लिखो, इसके लिए लिखो उपरोक्त परिपथ में, इस परिपथ में, कौन सा, इस परिपथ में, देखो उपरोक्त परिपथ में I धारा बह रही है। इस बार मैंने इसे IS नहीं दिया, इसे I दिया है, क्यों, क्योंकि इस बार लोड नहीं है, तो इसलिए हम इसे I मानते हैं। ये I धारा निकलेगी, इधर से इस Z1 में जाएगी, यहाँ पहुंच के ये Z3 में जाएगी, Z2 में नहीं जाएगी, क्योंकि Z2 के आगे कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए वो Z3 में जाएगी। तो I निकली और ये पूरा घूम के इधर आ गई। तो I का मान कितना होगा बच्चों, देखो I बराबर होगा E बटे प्रतिबाधा कितनी हुई इस सर्किट की, तो हमने बोला Z2 तो है ही नहीं, क्योंकि Z2 में धारा ही नहीं जा रही, तो ऐसे मान लो Z2 नहीं है। तो देखो क्या हुआ, Z2 नहीं है, तो ये ZS, Z1 और Z3 इतना ही सर्किट बना, और ये ZS के श्रेणी क्रम में Z1, और फिर ये Z2 नहीं है तो Z1 के श्रेणी क्रम में Z3, तो तीनों प्रतिबाधाएं क्या हो गई, श्रेणी क्रम में। तो इसलिए इसको लिखोगे ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ठीक है, ये आ गई धारा, इसको दे दो समीकरण 7, ठीक है। आगे लिखो EEQ, हम ये निकाल रहे थे EEQ कितना होगा, जितना इसके विभवांतर होगा, और इसका विभवांतर कितना होगा, धारा I गुणा Z3, इसमें धारा कितनी जा रही है I, क्योंकि I इधर से निकल के इसी में गई थी, I गुणा Z3। अब I का मान हमने यहाँ निकाल लिया है, तो I का मान रख देते हैं, I का मान रख दो, तो ये आएगा E गुणा Z3, ऊपर था ये गुणा में है, तो इसके नीचे क्या आ गया, ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ये आ गया EEQ का मान। तो मैं इसे अलग से यहाँ अलग से लिख देता हूँ, EEQ कितना है, EEQ बराबर आ गया E गुणा Z3 बटे ZS प्लस Z1 प्लस Z3, इसको दो समीकरण नंबर कितना 8। अब देखो तुम एक चीज देखो, समीकरण 6, समीकरण 8 और समीकरण 5, इनको देखो,
यही निकल के आया है। ई क्यू कितना है, ई गुणा Z3 बटे ZS प्लस Z1 प्लस Z3। यहाँ क्या है, ई Z3 Z1 प्लस ZS प्लस Z3, यही है ना। अब समीकरण 6 को देखो, ये Z2 प्लस Z3 गुणा दिस ये है। तो यहाँ देखो इसमें समीकरण 5 में Z2 प्लस Z3, ये प्लस नीचे है ऐसे लगा हुआ है इसका, Z2 प्लस Z3 गुणा Z1 प्लस ZS डिवाइड में कितना है ZS प्लस Z1 प्लस Z3। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ZEQ, इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, EEQ। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 6 व 8 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 6 व 8 का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 में मान रखते हैं कहां से, इससे और इससे। तो देखो IR क्या हो जाएगा, इसका मान रखते हैं तो हमारा IR बराबर इसकी जगह पे क्या है, EEQ आ जाएगा। ये EEQ बटे ZR जो का तो ZR प्लस ये Z2 प्लस ये था, ये हमने ZEQ मिला है हमें, तो इसको जगह लिखते हैं ZEQ। ये आ गया समीकरण हमारा 9, ठीक है, ये समीकरण 9 यहाँ नोट डाउन करो, समीकरण 9 नोट डाउन करो। देखो आगे ठीक है, ये आ गया हमारा समीकरण 9। तो समीकरण देखो, समीकरण 9 से हम निम्न प्रकार का तुल्य परिपथ बना सकते हैं। इस समीकरण 9 से निम्न प्रकार का तुल्य परिपथ बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं, देखो ये क्या है, IR हमारा नोट डाउन करना, V बराबर क्या होता है, IR होता है, I बराबर क्या होता है, V बटे R, ओम के नियम से ये। तो I के बराबर जो ऊपर का भाग होता है वो तो वोल्टेज होता है, नीचे का भाग प्रतिबाधा या प्रतिरोध होता है। यहाँ देखो इस समीकरण से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, EEQ, तो मैंने एक वोल्टेज स्रोत मान लिया यहाँ पर जी, EEQ। अब देखो इसके आगे प्रतिबाधा, ये प्लस में है तो मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा, प्लस है मतलब श्रेणी क्रम, तो ये हो गया मेरा ZEQ। यहाँ पर मैं दे देता हूँ A, ये B, ये ZR, ठीक है। अब देखो ये जो है, इससे धारा जो IR जाएगी वो इतनी होगी, है ना, इसी से बनाया हमने IR बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ यही समीकरण से बन रहा है हमारा EEQ बटे ZR प्लस ZEQ, इस समीकरण से ये बन गया। और हमारा स्टेटमेंट जो हमने सबसे पहले थेवेनिन प्रमेय का स्टेटमेंट लिखा था, तो हमने क्या बोला था, किसी भी सर्किट को हम इस तरह से लिख सकते हैं थेवेनिन प्रमेय के अनुसार। तो हमने शुरुआत कहाँ से करी बच्चों, हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, देखो हमने शुरुआत करी थी, एक सर्किट लिया था E, इसके इधर लगा था ZS, फिर लगा था Z1, फिर लगा था Z2, और यहाँ लगा था Z3, और इधर था बिंदु A, इधर था बिंदु B, और इनके बाहर लगा था हमारा ZR, है ना, ZR, इसमें धारा डाली थी IR, ये था हमारा IS। इस सर्किट के बराबर आ गया हमारा, इसी समीकरण को सोल्व, इसी सर्किट को सोल्व किया, इसी सर्किट को सोल्व करके हम ये इक्वेशन लाए, इस इक्वेशन से हमारा ये सर्किट बन गया। तो प्रमेय के अनुसार हमारा सर्किट बन गया, तो अतः प्रमेय सिद्ध हो गई हमारी, ठीक है। तो समीकरण 9 जो है
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा थेवेनिन प्रमेय, इसके लिए थेवेनिन प्रमेय के लिए ये हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। और इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल कल करेंगे तो ये प्रमेय एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट प्रमेय है। कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे मैसेज कर देना ग्रुप में, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो रिकॉर्ड